सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी क्षितिज का पाठ 1 दो बैलों की कथा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप जानते ही होंगे। तो दो बैलों की कथा है। ये एक स्वतंत्रता को लेकर कथा है कि जो स्वतंत्रता की भावना है वो हर किसी व्यक्ति में समाहित होती है, चाहे व्यक्ति हो या जानवर हो। तो यहाँ जानवरों के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व दर्शाया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा तक पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अब देखिए, यहाँ जहाँ जिस जानवर की बात की जा रही है वो है गधा। गधा जब हम किसी को बोलते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि वो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिहीन है। तो जो गधा है वो बुद्धिहीनता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर हम सोचें, क्या गधा वास्तव में ही बुद्धिहीन या बेवकूफ़ होता है, या वो इतना सीधा है इसलिए उसको बेवकूफ़ समझ लिया जाता है? ठीक है, ऐसा ही होता है कि जो जानवरों में जो गधा है वो सबसे सीधा प्राणी है। वो किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गधा कह देते हैं। ठीक है, उसमें सहन शक्ति होती है, वो हर बात को सहन कर लेता है। जैसे कि गधे कहाँ पर ज़्यादातर जो उसके मालिक होते हैं, वो जो धोबी होते हैं, उनके यहाँ पर अधिकतर काम करते हैं। वो तो अपने मालिक की मार सहता है, चाहे उसे खाने को ना दिया जाए तब भी दिन भर काम करता रहता है, लेकिन कभी विरोध नहीं करता। अब इसके उपरांत क्या है, और जानवरों की तुलना की गई है कि गाय भी बहुत सीधी जानवर है, लेकिन फिर भी वो विरोध करती है, सींग मारती है, और जब उसे अपने बच्चे की रक्षा करनी हुई हो तो वो सिंहनी का रूप धारण कर लेती है ना। ऐसे ही कुत्ता भी है, वो भी बहुत गरीब जानवर है, उसको भी क्रोध आ जाता है। ठीक है, लेकिन गधा ऐसा जानवर है जिसे कभी भी क्रोध नहीं आता। उसके चाहे सड़ी हुई गली घास डाल दो, चाहे मत डालो, पर वो चाहे उसको मारो, लेकिन कभी भी उसके मुख पर असंतोष की छाया नहीं दिखती। वो हमेशा सेटिस्फाइड लगता है। कभी कभी जैसे बैसाख का जो महीना होता है उसमें थोड़ी एक और बार कुलेल कर लेता है। तो कभी भी किसी ने भी, हमने अक्सर भी देखते हैं, अब तो गधे नहीं रहे नहीं है, ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में पहले होते थे। तो क्या है, कभी भी बेचारा बहुत मासूम सा दिखता है, कभी उसे देखो तो। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी उसको खुश होते हुए नहीं देखा। तो एक विषाद यानी दुख की छाया हमेशा उस पर रहती है। कोई भी स्थिति हो, चाहे सुख हो दुख हो, वो कभी किसी भी दशा में नहीं बदलता। जैसे ऋषि मुनियों में जो गुण होते हैं वही गुण गधे में भी हैं, लेकिन ऋषि मुनियों को आदर प्राप्त है, गधे को बिल्कुल भी आदर प्राप्त नहीं है। तो अगर हम सद्गुणों का हमें अनादर देखना है तो वो हम गधे के माध्यम से देख सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को इतना सीधा नहीं होना चाहिए कि जो उसके गुण हैं वो अवगुण बन जाए। यहाँ जैसे कि उदाहरण दिया है, भारतवासियों की अफ्रीका में दुर्दशा हो रही है, क्योंकि भारतवासी भी गधे की तरह सीधे ही हैं, किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं। अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। कभी कोई उसमें कोई भी जो गलत हैं आदतें हैं वो नहीं, शराब नहीं पीते, पैसे बचा कर रखते हैं, मेहनत करते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करते। किसी ने कुछ कह दिया तो चुपचाप उसे सहन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बदनाम है। कहते हैं कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं।
अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यानी जब तक हम किसी का विरोध नहीं करेंगे तो वो लोग हमें पागल ही समझेंगे। ठीक है, अगर हम भी दूसरे देशों का विरोध करते तो हम भी सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, यानी सभ्य जातियों में उसकी गिनती की जाने लगी। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यानी जो बैल है, बैल को हम बछिया का ताऊ बोलते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल भी सीधा ही जानवर है, ठीक है, लेकिन वो गधे से ज़्यादा सीधा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, अड़ियल भी हो जाता है, और कई रीतियों से अपना असंतोष भी प्रकट करता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी जानवरों में जो सबसे ऊंचा स्थान है वो किसका है? गधे का है। लेकिन फिर भी गधे को सबसे नीचे श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पे इस वास्तविक कहानी शुरू होती है कि क्या कहानी है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं जानते। यानी दोनों जानवर थे, बैल थे, दोनों के नाम हीरा मोती थे, लेकिन दोनों साथ साथ रहे। ठीक है, तो साथ साथ रहने में उनकी जो घनिष्ठता थी वो बढ़ गई थी, जिसे हम क्लोजनेस बोलते हैं। वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे। अब वो कैसे समझते थे इस बात को हम भी नहीं जानते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावे करने वाला मनुष्य वंचित है। हम सब कहते हैं कि जो मनुष्य है वो एक दूसरे की भाषा को समझ सकता है, लेकिन जानवरों में गुप्त शक्ति होती है जो एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। जितना प्रेम जानवरों में होता है, मनुष्य आपस में कभी भी उतना प्रेम नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। अब क्या है कि दोनों अपना उनको प्रेम प्रकट करना होता था तो क्या करते थे, दोनों एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। ठीक है, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं। विग्रह मतलब लड़ाई झगड़े या अलग होने के नाते से नहीं, प्रेम के भाव से, जो मनोरंजन के भाव से, आत्मीयता के भाव से, या दोस्ती के भाव से, या जैसे हम कहते हैं खेल खेल में उस भाव से। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए, जब दोस्ती होती है तो हम दोस्ती में क्या करते हैं, आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, है ना। लड़ने झगड़ने के बाद जब आप बाद में आपस में एक हो जाते हो तो उसे ही हम सच्ची मित्रता कहते हैं। अब जब लड़ाई झगड़ा ना हो तो हमें मित्रता का पता कैसे चलेगा। तो ऐसे ही ये भी थे, खूब लड़ते थे, झगड़ते थे, खेलते थे, कूदते आपस में, तो उनमें बहुत घनिष्ठता थी। जिस पर ज़्यादा विश्वास, यानी अगर किसी भी दोस्ती में, मित्रता में अगर ऐसा धौल धप्पा ना हो तो उसे हम सच्ची मित्रता नहीं कह सकते। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर हो। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नींद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, जब दोनों को खेत जोतने के लिए हल में या गाड़ी में बांधा जाता तो जो दो हीरा और मोती, जो दोनों मित्र थे, वो क्या चाहते थे कि मेरे मित्र का बोझ मेरे ऊपर आए, मेरे मित्र पर ज़्यादा बोझ ना हो। ऐसे ही दोनों की चेष्टा रहती थी। उसके बाद शाम को वो या दोपहर सब खोले जाते थे तो अपनी थकान आपस में ही एक दूसरे को चाट कर या मिटा लिया करते थे। जब नांद में उनको खाने के लिए भूसा चारा डालते थे तो वो दोनों नांद में एक साथ मुंह डालते थे और एक साथ ही निकालते थे, यानी दोनों एक बराबर ही खाते थे। एक मुंह, अगर एक ने मुंह हटा लिया तो दूसरा भी हटा लिया देते थे। इतनी मित्रता थी उन दोनों में। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई यानी दो बैलों की जोड़ी को गोई कहा जाता है। तो जो झूरी था, दोनों उनका मालिक, उसने इन दोनों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। उनको लगा कि मालिक ने हमें दूसरे के यहाँ बेच दिया है। तो ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी
नहीं लगी। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी कि झूरी का साला गया नाम था उसका, उन दो गोई यानी उन दोनों को ले जाने में उसको दांतों तले पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, फिर पगहिया पकड़कर आगे से खींचता, पगहिया यानी रस्सी, रस्सी पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। यानी उन दोनों ने झूरी के साले गया को बहुत तंग कर लिया। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो हम काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? यानी जो दोनों बैल थे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो गया के साथ जाएं। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास जुबान होती तो हम अपने मालिक झूरी से अवश्य पूछते कि हमारी मेहनत में क्या कसर रह गई थी, हमारी सेवा में क्या कसर रह गई थी जो इस जालिम के हाथ हमें बेच दिया। अगर और मेहनत चाहिए थी तो हम तो तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए भी तैयार थे। तो बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।